नमस्कार दोस्तों। चीन की तरफ से फिर एक हिमाकत हुई है 3 दिन पहले 29-30 अगस्त की रात। पेंगोंग झील का जो दक्षिण किनारा है वहाँ की पहाड़ियों पर उसने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन गलवान घाटी के बाद से ही हमारी सेनाएं और सरकार पूरी तरीके से सतर्क थी, पूरी तैयारी के साथ थी। और चीन का एक और प्रयास न केवल विफल किया गया बल्कि चीनी सेना को वापस खदेड़ दिया गया। हमारा इस बार कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो इस पूरे प्रकरण पर, चीन की बार बार की इस हिमाकत पर, जो इस समय यहाँ का सिनेरियो है और आगे चीन की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ने वाली हैं और हमारी चुनौतियां किस तरह की हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाऊ तोरसेकर। भाऊ, आपका मेरे कार्यक्रम में बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार। तो भाऊ, 29-30 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ और उसके बाद भारतीय सेना ने चीनी सेना को जो उसकी औकात दिखाई फिर से, वो तो अब सबको पता है। बिल्कुल। लेकिन जो कुछ ये हो रहा है चीन की तरफ से, इसका मतलब क्या है? इसके पीछे की मानसिकता क्या है? मैं मानता हूं कि आपने कहा कि हिमाकत की, तो मैं बोलता हूं उसको गलती की है। देखो, जो रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है, उसमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान ना हो। मेरा ख्याल है कि गलवान के गलवान का जो पार्ट था वो इन्होंने पढ़ा नहीं, कि बिना हथियार के भारतीय जवान इतने लड़ सकते हैं। जी। तो लड़ाई में क्या होगा ये सोचना जरूरी है। वो पार्ट उसमें वो था, अगर लेसन था कि ये बिना, अभी तो उसका वो कब्रें दिखाई दी गई, 35 कब्रें हैं कुछ गलवान के लोगों जो चाइना के मरे उनके। तो 20 जवान बिना हथियार लड़ते और 35 लोगों को मार देते। जी। तो ये लड़ने का जो जज्बा है, उससे कैसे लड़ेंगे ये चाइना को सोचना चाहिए, और उन्होंने सोचा नहीं है, या तो वो लेसन भी समझा नहीं है उनको। अभी दूसरी बात है कि ये जो बोलते हैं उसको काला टॉप कुछ बोलते हैं, जो जी। छोटी सी पहाड़ी है जहां ये सब हुआ 29 और 30 अगस्त को। तो मैं मानता हूं कि वो गलती थी। अब जी। देखिए कि वो पहाड़ी उनको चढ़कर आनी थी, और उससे हम इस तरफ बैठे तो हम ऊंचाई पर थे। तो असल में हम वहां होते ही नहीं, हम पीछे होते बहुत। लेकिन ये कुछ तो कुछ गड़बड़ करेंगे नहीं जानकर वहां हमारे जवान बैठे थे, जाके पूरी तैयारी में बैठे थे। अब ये आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, फिर भी हमारी सेना ने उनको इशारा भी नहीं दिया, आने दिया, और फिर ऐसे खदेड़ दिया है कि उनकी नाक तो कट गई है, अब बोल तो जी। नहीं पाते। अब वो जो घटना हुई थी 29 और 30 अगस्त को, उसके बाद जो चाइना की रिएक्शन है वो हमको समझनी चाहिए। पहले तो चाइना ने बोल दिया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे तरफ से बोला गया कि भाई चाइना के पीएलए जो है, लाल सेना जो है, उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन हमने उनको खदेड़ ही दिया। ये हमारी तरफ से एक खुलासा था। लेकिन चाइना ने सिरे से वो नकार दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन 5-10 घंटे में इनके 5 स्टेटमेंट आए चाइना की तरफ से, और आखिरी स्टेटमेंट ये था कि अगर हिमाकत की है तो इंडिया ने की, इंडियन हम्म। आर्मी ने की। तो ये कहां से कहां लुढ़कते गए ये आप देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हुआ क्या है। दूसरी बात, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतने सालों से 62 से लेकर आज तक इतना मामला होता नहीं था, क्योंकि ये बात थी कि वो आकर कहां भी आए, कहां भी घूमे, कुछ भी करे, जैसे गली का गुंडा होता है, उसको कोई रोकता टोकता नहीं, वो किसी भी लड़की बेटी बहू की करता है, छेड़ता है उसको, तो कोई जी। बोलता नहीं। झपट कर हो जब ये कोई उसको रोकता है, टोकता है। तो ये जो
एक बात है कि ये चाइना की और एक गलती है कि इतने सालों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो बॉर्डर की बात छोड़ दो, डिस्प्यूट तो है, दोनों मानते हैं डिस्प्यूट है, लेकिन डिस्प्यूट भी जो है तो एक्चुअल कंट्रोल जो है, यहां से उधर तुम्हारा है, यहां से इधर हमारा है, ये अगर बात 50 साल में तय हो जाती तो ये झड़पें नहीं होती। लेकिन ये चाइना चाइना के हर हर जो उसका नेबर है, पड़ोसी है, उसके साथ यही झगड़ा चालू है कि वो कहीं भी अपनी बॉर्डर तय ही नहीं कर पा रहा है चाइना, और बोलता है कि वो भी जमीन हमारी है, ये भी है, तो इसलिए ये पड़ा रहा। और इसलिए इसका कारण ये, अब झगड़े का कारण ये कि हम जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं वो तो वो मानते नहीं, वो जो कहते हैं वो हम मानते नहीं, तो ये दो लाइनों के बीच में जो एरिया है उसको डिस्प्यूटेड लैंड बोलते हैं। तो एक जरूरी है कि जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं वो उन्होंने क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और जिसको वो मानते हैं उसको हमने नहीं क्रॉस करनी चाहिए। और ये 50 साल से ये माना और इस ढंग से बढ़ा हो रहा था, लेकिन हम चुप बैठे थे, वो तो हमारी लाइन मानते ही नहीं थे, आ जाते थे जहां तक वो समझते कि उनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। आज तक ये हुआ नहीं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हम जिसको एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं उस पर हमारा ध्यान है ही, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना मानता है वहां तक हम संभल के बैठे, लेकिन आज तक वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया था। यानी हमें गांव पे हम जमते ना, गांव की जो जमीन होती है तो हमारी जमीन होती है, उसका हम कंपाउंड बना देते, तो जिसको अनडिस्प्यूटेड है वहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना 2014 के बाद शुरू किए, तो उस पर चाइना नाराज है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। अब इसके पहले की सिचुएशन देखिए आप, ये तो ए.के. एंथनी जो डिफेंस मिनिस्टर थे यूपीए के, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि हम वहां इंफ्रास्ट्रक्चर करते ही नहीं है, वही हमारी डिफेंस पॉलिसी है। जो हमारी लैंड है चाइना भी मानता है हमारी है, उधर भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उधर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने गए तो चाइना डिस्टर्ब हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। ये इनकी डिफेंस पॉलिसी थी। मोदी सरकार ने तय किया कि हम उधर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वहां से चाइना नाराज हुआ है। राहुल गांधी की जो पार्टी है उसका जो मानना था उससे चाइना अब नाराज हो गया है, और जैसे राहुल गांधी नाराज है वैसा ही चाइना नाराज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहे। जी, लेकिन और 50 साल की बात अलग थी और आज की बात अलग है। आज चाइना का हर पड़ोसी चाइना के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। हर अगर फिलीपाइन भी उनको इशारे दे रहा है, कोई म्यांमार दे रहा है, और पर्टिकुलरली ये गलवान होने के बाद तो अब बाकी के पड़ोसी उनकी हिम्मत बढ़ी है कि इंडिया अब हमारी लीडरशिप करेगा। उनको नेता मिल गया है कि भाई चाइना करेगा लड़ाई तो लड़ाई होने दो, इंडिया भी उतरेगा। तो ये छोटे जो पड़ोसी है वो भी आवाज उठाने लगे और चीन उससे डेस्परेट हुआ है। दूसरी बात जो है आपको समझनी पड़ेगी कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला मुंबई में हुआ जी, उस पर तो मुंबई पुलिस नंगी हो गई, जी, लेकिन पटना में जब एफआईआर हो गया वो इशारा था। उसके बाद अगर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट संभल लेती थी तो ये मामला यहां तक नहीं जाता जी, कि भाई ठीक है एफआईआर वहां दर्ज करो, लेकिन यहां आके इन्वेस्टिगेट करो, हमारे साथ करो, तो वो एफआईआर मुंबई पुलिस के कब्जे में आ जाता और इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस के कंट्रोल में रहती। लेकिन इन्होंने माना नहीं, ये बोले आप उधर कैसे करेंगे, हो ही नहीं सकता। और वो जो झटपट झटापटा होगा उसमें से वो मामला इनके हाथ से निकल गया। लेकिन
वो गलती मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्यों की? ईगो, जी उनका जो ईगो था, अहंकार था, उसकी बदौलत इन्होंने ये गलती की। अब चाइना भी वही गलती कर रहा है, क्योंकि चाइना की जो कुछ करोड़ डॉलर्स की, अरबों डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है, वो फंसी हुई है। जी चाइना की हालत बिल्कुल खराब है, तो उस पर से चाइना का ध्यान हटाना है, तो उनको जो क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद पर लाने के लिए शी जिनपिंग प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर से ये गलती की। अब इस ये गलती का परिणाम उनको अब पता चल रहा है, क्योंकि वो जो काला टॉप है वो हमारे इलाके में है, लेकिन हम वहां जाकर बैठे नहीं थे। हम कुछ किलोमीटर पीछे थे, लेकिन उस दिन के बाद अब हम वहां बैठ गए। बोलते हैं ना कि नो मैन्स लैंड होती है, कि भाई लाइन जो होती है, बॉर्डर जो होती है, उससे कुछ किलोमीटर आप पीछे रहो, कुछ किलोमीटर हम पीछे रहते। तो हम आज तक वहां पीछे थे लाइन से, हम मानते वही लाइन से पीछे थे। अब इन्होंने आकर जो हिमाकत की, गलती की, उसका परिणाम देखो कि अब हम वहां जाकर बैठ गए, वो है ऊंचाई पर। तो इनकी जो हलचल होती है वो हम अपनी आंख से देख सकते हैं, हमको दूरबीन की भी जरूरत नहीं। जी जी। तब इनको गलती पता चल गई है और बाद में बोलते कि इंडिया एग्रेसिव हो गया। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये गलती थी। चीन और के सेलेक्टिव मीडिया में ये खबरें भी आ रही हैं भाऊ कि भारत ने हमारी 4 किलोमीटर भूमि कब्जा ली है, छोटी छोटी झीलें कब्जा ली हैं, हमारी एक सड़क पर भी भारतीय सेना का कब्जा हो गया है। तो ये तो अपने आप में अद्भुत है कि पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ वो भारतीय सेना ने कर दिखाया है, और अब चीन रो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी देखो, जिसको बोलते हैं ना कि बॉल इज इन योर कोर्ट, हमने तो जो गेंद है वो ढकेल दी है, लेकिन अब वो चाइना के कोर्ट में, यानी चाइना का जो हिस्सा है वहां उनको कुछ करना पड़ेगा। हम तो वहां बैठ गए जाके। आज तक हम वहां बैठे नहीं थे। आज तक हम वहां बैठे नहीं थे, अब हम बैठे। अगर आप मानते हो 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी कुछ बोले हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज तक हम वहां जाकर बैठे नहीं थे, अब हम बैठ गए जाके। अब अगर आप मानते हैं कि हमने 4 किलोमीटर एग्रेशन किया है, तो आओ हमको खदेड़ दे लो, इंडियन आर्मी को वहां से खदेड़ो। तो जो कुछ करना है वो चाइना को करना पड़ेगा। तो अगर इससे वॉर शुरू हो जाता है, तो वॉर किसने शुरू किया? चाइना ने किया, हमने तो नहीं किया। हम जहां बैठे हैं, हम मानते हैं कि वो हमारी भूमि है, आप बोलते हो कि हम हमारी नहीं है, तो खदेड़ो हमको। ये चैलेंज है, आप समझ रहे हैं? इंडियन आर्मी ने चाइना के सामने ये चैलेंज रखा है कि अब आप और आके हमको खदेड़ सकते हो, अगर तुम्हारी भूमि है तो खदेड़ो, फिर देखते हैं क्या होता है। और भाव ये भी पहली बार हुआ है कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जनरल विपिन रावत, उन्होंने पिछले दिनों खुलेआम कहा कि अगर ये जो वो बातचीत चल रही है, 6 दौर की 7 दौर की बातचीत चल चुकी है, कोर कमांडर स्तर की भी, जॉइंट सेक्रेटरी स्तर की भी, ब्रिगेड जो कमांड करते हैं अपनी अपनी उसको सेना को, उस स्तर पर भी अगर बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता है, चीन नहीं मानता है, पीछे नहीं हटता है, तो हमारे पास सैन्य कार्रवाई करने का भी बाकायदा विकल्प है। नहीं, ये हमको समझना चाहिए। जो टॉप के आदमी है ना, वो इशारों इशारों में बात करते हैं, इशारों इशारों में बात करते हैं। देखिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्या बोलते हैं और चीफ ऑफ स्टाफ रावत क्या बोलते हैं, वो शायद शब्द वो वही रहेंगे,
लेकिन रेफरेंस बदलता है। ये मिलिट्री के है, वो डिप्लोमेट है। वो बोलेगी कि मामला तो बातचीत से ही हल होगा, और ये बोलेंगे कि अगर हमारी तरफ आया तो हथियार से निपटा जाएगा। समझ रहे आप? बिल्कुल। तो इन्होंने, रावत साहब ने जो बात की है, उसका मतलब आशय ये है कि हम डिप्लोमेट मानते ही नहीं है। ठीक है, वो प्रयास कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम इंडियन डिप्लोमेट पर भरोसा नहीं करते। हम अपनी तैयारी रखेंगे। जी। तो जो चाइना आज तक करता है, चाइना इधर डिप्लोमेट से बात करता रहेगा और उनकी आर्मी जो चाहे वो करेगी। अब हमारी आर्मी वही कर रही है। उन्होंने और क्या बोला? सेना, मिलिट्री ऑप्शन इज ऑन द टेबल। बिल्कुल। कर सकते हैं नहीं बोला है, विकल्प नहीं बोला है, मिलिट्री ऑप्शन इज ऑन द टेबल। तो तुम खुरापत करो, जवाब मिल जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेंगे। रावत ने क्या बोला है कि गवर्नमेंट की परमिशन ऑलरेडी मिल चुकी है। ये रावत के कहने का मतलब ये है। और दूसरे ये भी है भाव कि अगर सीडीएस कोई बयान दे रहा है और इस तरह का बयान दे रहा है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि चाहे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सबकी सहमति है, उनके पीछे बिल्कुल सब है, है। बिल्कुल, बिल्कुल है। देखिए, ये जब ये बात करते हैं, और ये बात नहीं भी नहीं है, आप अगर याद रखें तो गलवान के बाद खुद प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे थे। और जी। मैंने सुना ऐसे कि एक्चुअली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जाने वाले थे, जी हाँ लेकिन जी। अब यानी सुबह जब प्राइम मिनिस्टर निकले तब जाके मीडिया को पता चला। तब तक मीडिया पर क्या न्यूज चल रही थी कि राजनाथ जाने वाले, डिफेंस हम्म। मिनिस्टर जाने वाले थे वो लद्दाख में। लेकिन पहुंचे कौन? प्राइम मिनिस्टर पहुंचे। वहां जाके उन्होंने एक शब्द बोला था कि विस्तारवाद नहीं चलेगा, विकासवाद चलेगा। विस्तारवाद, एक्सपेंशन पॉलिसी, ये शब्द फिर दुनिया ने उठाया। तो आप समझ रहे, बिल्कुल। ये जो है, अब उसके बारे में मैंने बहुत सर्च किया न्यूज का, तो मुझे पता चला कि आखिरी मोमेंट में सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने उनको बताया कि डिफेंस मिनिस्टर ने आपको जाना पड़ेगा, और वो निकल गए। प्रोटोकॉल भी दिखाना है, पहुंच गए प्राइम मिनिस्टर। तो उससे दिखाना था कि ये रावत वगैरह ना, वो और मोदी में फर्क नहीं है। अगर वो बिल्कुल। बोलते हैं तो मेरी जुबान ही बोल रही है, समझो। ये दिखाने का वो परसेप्शन बनाया था, वो चाइना समझ नहीं पाया। रावत जी बोल रहे उसका मतलब कि हम वॉर लाइक सिचुएशन में ऑलरेडी है, जितना एस्केलेट करो उतना एस्केलेट होता जाएगा। और हमारे डिप्लोमेट्स है, वो डीएस्केलेशन की बात करेंगे। हम थप्पड़ मारेंगे, वो बोलेंगे आओ तुमको तेल लगाता हूं, फिर हम थप्पड़ मारेंगे। रावत जो बोल रहे हैं उसका मतलब ये है कि डिप्लोमेट तो वो बात करेंगे, हम हमारी भाषा में बात करेंगे। अगर डिप्लोमेटिक भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपकी भाषा में बोलेंगे। देखिए, संवाद जो होता है, मैं तो हिंदी भाषी नहीं हूं, मुझे मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, फिर भी जी। आपके चैनल के साथ मुझे बात करनी है तो मैं हिंदी में बात करता हूं, क्योंकि आपके दर्शक तो हिंदी है। बिल्कुल। तो अगर चाइना को डिप्लोमेटिक भाषा समझ में नहीं आ रही है तो रावत कर रहे हैं कि आपको समझने वाली भाषा तो मैं बोलूंगा, जयशंकर तो नहीं बोलेंगे, वो तो मैं बोलूंगा, और मैं अच्छा। बोल रहा हूं। तो ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत बदली है। 70 साल की सिचुएशन अलग थी, 50 साल की, और आज की सिचुएशन, पर्टिकुलरली पिछले 6 7 10 साल की सिचुएशन स्लोली बदलते गई है। ये जो नहीं भाव, बताया जाता है भाव कि मैं ये चाइना पूछ ये रहा है, हूँ। चाइना के पास इतनी पनडुब्बियां है, इतने एयरक्राफ्ट है, इतनी तोपे है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं। सिचुएशन बदली है, सिचुएशन पर सब बातें निर्भर होती है।
ये जो मैं ये पूछ रहा था कि पूरी दुनिया समझ रही है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2014 से पहले वाली सरकारें भी नहीं हैं। हम्म। यहाँ मोदी बैठे हुए हैं, उनकी सरपरस्ती में हमारी सेना को पश्चिमी सीमा पर भी पूर्वी सीमा पर भी पूरी छूट मिली हुई है। नजरिया एकदम बदला हुआ है, अप्रोच एकदम बदली हुई है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जाने की छूट हमारी सेनाओं को मिली हुई है। क्या चीन की सेना और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, समझ में तो आता है, लेकिन एक जो क्या होता है कि हमारे यहाँ भी जो न्यूज आती है, अभी देखो, मैं मराठी में करता हूँ तो मेरी बीबी के साथ में बैठकर भी प्रोग्राम करता हूँ फॉरेन सब्जेक्ट पर। जी। तो उसको इतना अच्छा रिस्पांस है, मुझे भी अजीब लगा, क्योंकि मराठी में लोगों को ये सुनना और पढ़ना ही नहीं है, ये हमारे पत्रकारों ने मान लिया है। इसलिए चाइना हो या पाकिस्तान हो या दुनिया की जो बातें चलती है, तो इसके लिए हमारी पत्रकारिता अमेरिकन या ब्रिटिश या यूरोपियन पेपर पर निर्भर है, न्यूज जर्नलिस्ट पर निर्भर है। हमारा खुद का स्टडी होता नहीं है। जी जी। इसलिए चाइना की आज की हालत हमें मालूम ही नहीं है। आपको मालूम है, अभी अभी 15 दिन पहले शी जिनपिंग ने एक नई मुहिम चलाई है चाइना में, एम्प्टी प्लेट, मालूम है आपको? कहीं हाँ, पढ़ा आपने? हमारे प्लेट को यहाँ खाली। न्यूज़पेपर, हम्म। अगर होटल में जाओगे, अगर 4 लोग हो तो 3 ही प्लेट मंगाओ। वेस्टेज नहीं होना चाहिए, फूड का वेस्टेज रोको। जी इसके जी। लिए 4 लोग हो गए तो एक प्लेट एम्प्टी रखो, 3 के लिए मंगाओ और चारों में बांटकर खाओ। ये क्या हुआ? क्योंकि आधे चीन की खेती, ये जो बाढ़ थी उसने बर्बाद कर दी है। हाँ। अब दूसरी बात देखो, चाइना के 4 प्रदेश है, प्रांत है, जहां बैंकों में सब बैंकें पीएमसी बैंक बन गई है। जी आपके जी। बैंक में पैसे निकाल नहीं सकते, उस पर रेस्ट्रिक्शन डाला है। चीन की इकोनॉमी पूरी ढह गई है। तो अगर आप वॉर में जाओगे तो पैसा कहां से लाओगे? पैसा जी जी। कहां से लाओगे? जितनी इन्वेस्टमेंट, यानी अरबों की जो इन्वेस्टमेंट श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नाइजीरिया हो, कहीं कहीं पैसा डाला है, वो सब डूबा हुआ पैसा है, उससे कुछ आ नहीं रहा है। और ना तो असल आएगा, सूद की बात तो छोड़ दो। तो इसलिए चाइना इकोनॉमिकली बहुत खराब सिचुएशन में है। और ये अगर हम ध्यान में लेते हैं तो हम हमारा नुकसान क्या होने वाला है। मुझे याद है, उस समय बहुत हम जवान थे, तो ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर बोलते थे ना, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बार बोले थे, अरे यार कर दो, ये अणु युद्ध है वो शुरू कर दो, कोई बात नहीं, हम तो भीख मंगे ही है, हम तो भिखारी है इंडिया। लेकिन अगर ये होता है तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। जी जी। आप भिखारी बन जाओगे और हमारे लाइन में पीछे आके खड़े हो जाओगे। तो हम भारत को, इंडिया को डराओ मत कि भाई ये होगा, ये होगा, न्यूक्लियर वॉर होगा। तो हमारा क्या होने वाला है? हम तो पहले से भिखारी है, तुम भिखारी बन जाओगे। तो एक बात आप देखो, बदली क्या सिचुएशन है, 2014 से बदली क्या सिचुएशन। जी। जो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन उनके पास है, वॉर नहीं हो सकती बोलते थे, अब पाकिस्तान तो न्यूक्लियर भूल गया है। बिल्कुल। अगर कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ होता था तो बात मत करो, वॉर की बात मत करो, वो भी न्यूक्लियर उनके पास है। अब कहां बोलते हैं कोई, भूल गए न्यूक्लियर भी है पाकिस्तान के पास। चाइना की भी हालत वही है, बताया बहुत जा रहा है क्या? लड़ने लड़ने की कोशिश भी कर सकते, वो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये जो चाइना की इकोनॉमी डूबी हुई है, उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में
अंतर्गत कलह उनकी कांग्रेस बनी हुई है, कांग्रेस बनी हुई है। कुछ कुछ मेरा ख्याल है 3-4 हफ्ते पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि इसके पहले जो दो बड़े जिनको मस्ती थी लड़ने की, ऐसे दो, एक एयरफोर्स के और एक आर्मी के जनरल है, रिटायर हुए, उन्होंने शी जिनपिंग को इशारा दिया लड़ने की बात मत करो, हम लड़ने की पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो न्यूज हमारे यहाँ आती ही नहीं है, ढूंढनी पड़ती है। इसलिए चाइना के पास इतने एयरप्लेन है, इतनी तोपे है, अरे वो चलाने वाला कौन है? तो लड़ना आसान नहीं है और बिल्कुल बुरी हालत है। बाढ़ से बड़े बड़े बांध टूट गए, पूरी खेती पानी में गली गई है, उनको उठाने वाला मदद करने वाला कोई नहीं है। लड़ेंगे कहां से? लड़ने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? वॉर के लिए तो पैसा लगता है। और चारों ओर से चाइना घेरा गया है। एक तो इकोनॉमी, वो तो सप्लाई चेन उनकी टूटी है, और दूसरी बात देखो कि चाइना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से धान मंगवाता है, वो तो इनके खिलाफ गए, लाएंगे तो कहां से लाएंगे? तो लड़ने की सिचुएशन में नहीं है, लेकिन बताना तो पड़ता है ना भी हम भी लड़ सकते हैं। जैसे आखिर तक मुंबई पुलिस सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के खिलाफ लड़ रही थी, उसी ढंग से चाइना ये सब नाटक खुरापत कर रहा है। गलवान घाटी के बाद भारत ने उसके 106 ऐप बैन किए थे। अभी जब इन्होंने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ करने की कोशिश की और भारतीय सेना ने उनको सबक सिखाया, तो भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान ने दूसरा सबक सिखाया, 118 और ऐप बैन कर दिए। यानी कुल मिलाकर के चीन के 224 ऐप अब तक बंद हो चुके हैं। जो इनके टिकटॉक के सीईओ थे वो इस्तीफा दे करके भाग गए हैं। अमेरिका ने भी टिकटॉक को बैन करने के लिए 15 सितंबर तक की समय सीमा तय कर दी है। कुछ और देश भी अब भारत की राह पर चल निकले हैं। भारत चीन के लिए एक बड़ा बाजार था, अभी भी कुछ प्रोडक्ट उसके आ ही रहे हैं भाऊ। कितना बड़ा सेटबैक चीन को लगने वाला है चीनी सेनाओं की और शी जिनपिंग की इन हरकतों की वजह से। देखिए, हमारे यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ना, वो कोरोना के बाद जैसा डूबा है ना, उसको ही चीन समझो। जी जी। कल जो कुछ फिगर आए जीडीपी के वगैरह में देख रहा था, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो 50% से ज्यादा घट गया है। चाइना की सिचुएशन ये, दुनिया भर में इन्होंने और लोगों के देश में जाके कर्जा दिया और खुद ही बना रहे हैं, तो वो आगे चलाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, और जो पैसा उधर अटका है उससे तो कोई आ नहीं रहा है। तो उस पर ये जो बातें थी, प्रोडक्शन सप्लाई चेन एक थी, और टेलीकॉम सेक्टर में हर जगह ये पीछे हो गए। तो ये शुरुआत हमने की। एक जगह हम उनके एप्स पर बैन कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट पर बैन कर रहे हैं, लेकिन ये सॉफ्ट वॉर है। इसलिए हार्ड वॉर के सप्लाई में, सपोर्ट में ये सॉफ्ट वॉर होना जरूरी होता है, जरूरी होता है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चाइना की बड़ी फ्रंट लद्दाख में नहीं है, अरुणाचल में नहीं है। उनके सबसे बड़ी फ्रंट जो है वो ल्यूटियंस दिल्ली में। जिस ढंग से ल्यूटियंस दिल्ली के इंटेलेक्चुअल्स और पत्रकार और संपादक है, इन्होंने कांग्रेस डुबाई है, उसी तरह से इन्होंने चाइना को भी डुबो दिया है। कि आज तक यहां क्या हो रहा था, उसके पॉलिसी मैटर क्या है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ल्यूटियंस दिल्ली में बैठे हुए लोग जो थे वो चाइना को सप्लाई कर रहे होते, और उस पर चाइना की पॉलिसी बनती थी। मैंने बीच में कहीं आपको एक किस्सा बताया था ना, वो
इंडिया पाकिस्तान की मैच थी, जी तो जी। बेदी ने बताया था कि अजहरुद्दीन खुद को ही ड्रॉप कर दे, क्योंकि अजहरुद्दीन कैसी टीम का खेल करेगा उस पर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी बनी हुई है, अगर वही निकल जाए। अब यूटीएल दिल्ली का जो उनकी फ्रंट है वही खत्म हो गई है, तो चाइना की स्ट्रेटेजी फेल होते जा रही है। जी क्योंकि जी। अगर चाइना कुछ करता है तो भाई लड़ना नहीं है हमको, वॉर हम सह नहीं सकते, वॉर का खर्चा इतना होता है। वो चिल्लाने वाले जो दिल्ली में बैठे हुए थे उनकी कोई सुन नहीं रहा है, ना गवर्नमेंट सुनती है ना जनता सुनती है। तो चाइना की वो फ्रंट खत्म हो गई है, ढह गई है। उस कारण से चीन की स्ट्रेटेजी इंडिया के बारे में फंसती जा रही है। तो ये पबजी है या कोई एप्स है, वो तो छोटी बात है, लेकिन वो जरूरी भी होती है। वो दिखावा होता है कि भाई चाइना उस तरफ मुड़े या लद्दाख की तरफ मुड़े, ये उसकी दुविधा बन जाती। तो ये अनेक वॉर जो होती है, युद्ध जो होता है, उसमें अनेक लड़ाइयां चलती है। कोई साउथ चाइना में चलती है, कोई यूटीएस दिल्ली में चलती है, कोई परसेप्शन पर चलती है, तो कोई लद्दाख में चलती है। तो लद्दाख का मामला तो आर्मी देख रही है, डिप्लोमेट्स अपनी तरफ से देख रहे हैं, लेकिन यहां भी चल रहा है। मैं तो उसमें बॉलीवुड भी मानता हूं। ये जो चल रहा है सुशांत का मामला, वो सुशांत के बारे में मैं मानता ही नहीं। ये तो कांग्रेस की इकोसिस्टम तोड़ने का मामला है, जो पाकिस्तान या चीन से भी जुड़ा हुआ है। जी जी। तो ये जो अब कुछ 112 एप्स फिर बैन हो गए, तो उसका 118। मतलब चाइना से भी है। जी जी। तो देखो, आपको लड़ने के लिए हथियार नहीं चाहिए, हिम्मत चाहिए। गलवान में जो हुआ, वहां हथियार कहाँ था? लड़ने की हिम्मत थी, और 20 लोग शहीद होते होते 35 चाइनीज मारे गए। तो वॉर के लिए हथियार नहीं, हथियार की कोई जरूरत नहीं, हिम्मत की होती। तो ये जो स्ट्रेटेजी चल रही है, इसमें चीन को डिमोरलाइज किया जा रहा है, डिमोरलाइज किया जा रहा है। वो ट्रम्प वहां से खेल रहे हैं, छोटे छोटे देश मिलकर इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो बनी है, उससे चाइना, साउथ चाइना सी में उनकी नाकेबंदी हो रही है। और बिल्कुल। जब हम जाके गलवान घाटी में या काला टॉप पर जाकर बैठ गए, तो सीपेक सीपेक की गड़बड़ हो रही है। देखो, अभी अभी और एक बात बता दूंगा, ये जो कल हुआ काला टॉप में हुआ है, जी 29 और 30 अगस्त में, वो जो सब जवान है वो तिबेटी है। वो कहीं महाराष्ट्र के, वो वहां के नहीं है। वो जहां वहां जाके बैठे हैं ना, वो तिबेटी जवान है, हमारे हमारे जी फौज के जी। हैं। लेकिन वो तिबेटी है, उनका तो इमोशनल मामला है। बिल्कुल। जिंजैन जिंजैन पाकिस्तान, ग्वादर और तिबेट को जाने वाला काराकोरम, ये नाके पर काला टॉप है। और वहां कौन बिल्कुल। बैठा है? जिनको तिबेट मुक्त करना है, ऐसे फौजी हमारे वहां बैठे। बिल्कुल सही। भाव बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बड़ा हो रहा था, वरना मेरे पास एक प्रश्न और है, और ये प्रश्न हम ले ही लेते हैं। चीन का जो 2050 का सुपर पावर बनने का सपना था, वो तो अब पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत के इर्द गिर्द अब बाकी की दुनिया इकट्ठा होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देखिए क्या होता है कि अमेरिका भी सबसे बड़ा देश बना, ने महा सुपर पावर बन गया। सोवियत यूनियन भी था, लेकिन जी दोनों के अप्रोच में फर्क था। अमेरिका अपनी कंपनियां या प्रोडक्शन है, वो टेक्नोलॉजी लेकर उस जिस देश में गया उनको मदद करने, उनकी भी तरक्की हुई। जी। सोवियत पावर वैसा नहीं था। सोवियत पावर एक्चुअली
और देशों को, और जो देश जो थे, समाज थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था और रशिया के लिए फायदा देख रहा था, सिर्फ रशिया के लिए। बोलते थे सोवियत यूनियन, लेकिन वो फायदा सिर्फ रशिया का देखते थे। चाइना की हालत भी वही है। जी जी जी। चाइना जिस देश में गया उसको उसने एक्सप्लॉइट किया, तो वो तो उनके साथ दोस्त करके लड़ने में नहीं उतरेंगे। पाकिस्तान की बात छोड़ दो, अभी देखो चाइना का एक जो प्रोविंस है, इनर मंगोलिया उसको बोलते हैं, जी तो उसमें 80% से ज्यादा मंगोल वंश के लोग हैं। और असल बिल्कुल। जो मंगोलिया हम दिखते नक्शे पर, उससे भी ज्यादा मंगोल पॉपुलेशन इनर मंगोलिया में है। हम्म। लेकिन वही आपको झिंगजांग में मिलेगा, वही तिब्बत में मिलेगा, और प्रांतों में मिलेगा। तो हान वंश जो है, चाइना का, चाइना में सुपीरियर पावर कौन है? हान वंश को। तो वो उनकी सुपीरियरिटी के लिए कोशिश करेंगे, करते रहे हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे समाज घटक है वहां के, वो नाराज है और वो खड़े हो रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं। एग्रेसिव शी जिनपिंग की जो एग्रेसिव पॉलिसी है, उसने उनको दुखाया है। और वो जब खड़े होते जाएंगे तो चाइना एकजुट होकर नहीं लड़ सकता। एक तो इकोनॉमिकली खराब हो गई है उनकी सिचुएशन, और इंटरनली खराब हो रही। ये चाइना तियानमन के स्क्वायर के समाज जमाने का नहीं है, माओ जी का जी तो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये तियानमेन का समय के 90 का समय का भी नहीं है। वो अब जो चाइना की न्यू जनरेशन है, उसने दुनिया देखी है। उनका दुनिया के साथ छुपा छुपा रिलेशन बन गया है। तो बिल्कुल इसका सोवियत यूनियन होने में देर नहीं लगी। भाव, बहुत धन्यवाद आपका। आपका समय लिया, क्योंकि ये विषय ऐसा था और हाल में घटनाएं हुई थी फिर से पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर। तो जो स्टेप भारत ने उठाए हैं और जो आगे होने वाला है, उस पर आपने बहुत विस्तार से रोशनी डाली है हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।